इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिख दूं? यस, चलो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसी को समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक पॉन्ड के पास बैठे हो, साइड में बैठे हो ऐसे पॉन्ड के, ठीक है, या फिर बीच में बैठे हो, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप बैठे होते हो तो आपने क्या किया, आपके पास में एक पत्थर आया, बहुत खुराफाती हो, क्या किया, एक डब ऐसे मार दिया उसके अंदर। क्या होगा, आप एक चीज देखोगे कि ऐसे ऐसे इस तरह के पानी के अंदर वेव्स बनने लगेंगे, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि पानी शांत बैठा था, आपको प्रॉब्लम हुई, आपने क्या किया, आपने पत्थर मार दिया। तो जैसे ही पत्थर मारा पानी डिस्टर्ब हो गया, पानी डिस्टर्ब हो गया तो उसके अंदर वेव्स आ गई, राइट। तो यानी कि जब डिस्टर्बेंस होती है किसी चीज में तो वेव्स बनती हैं, राइट। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप दो फ्रेंड्स हैं, आप आपस में खड़े हैं, अब अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा यार, एक फ्रेंड अगर कुछ बोल रहा है तो दूसरे फ्रेंड को क्यों सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे बीच में क्या है, एयर का मीडियम है, बिल्कुल। तो जब हम बोलेंगे तो एयर मीडियम में डिस्टर्बेंस आएगी, बिल्कुल आएगी मैम। तो जैसे ही डिस्टर्बेंस आएगी वैसे ही वो डिस्टर्बेंस मूव ऑन करेगी टू माय फ्रेंड, यस, और फिर मेरे फ्रेंड को मेरी आवाज सुनाई देगी। तो ये क्या है, ये भी वेव्स हैं, राइट, जो वेव्स डिस्टर्बेंस की वजह से आई हैं और वो आगे गई हैं, राइट, साउंड वेव्स, यस। नेक्स्ट मैम, अगर हमारे बीच में एयर ना हो तो अगर आपके यहाँ पर वेव्स, अगर ये वैक्यूम हो जाए ना, जिस रूम में मैं हूं वहां पर बिल्कुल वैक्यूम है, राइट, एयर है ही नहीं मीडियम, तो डिस्टर्बेंस आएगी किसमें, फिर आपको लगेगा कि मैम सुनाई दे रहा है, नहीं सुना होगा ना, क्योंकि अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी बोला ना वैसे ही आपको लगेगा, क्योंकि तब आपको सिर्फ अपने फ्रेंड को देखने से पता लग रहा है कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि मीडियम ही नहीं है कि वो डिस्टर्बेंस आए और आपके कानों तक पहुंचे, राइट। तो इसलिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वेव्स को मूव करने के लिए। जब मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है तो फिर आपको सब सुनाई देता है, क्लियर है, यस। तो ये दो तीन एग्जाम्पल्स हो गए, और हम बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप फोन्स सब यूज करते हैं फोन, यस, तो जब आप फोन्स यूज करते हैं तो फोन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, राइट। अब जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो क्या है, ये सोचो, यहां पर है आपका सन, ये है आपका अर्थ, ये जो रेडिएशंस आ रही है ना सन से अर्थ में, ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, क्लियर है, यस। तो यार इस तरह से हमें समझ आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। जो हम फोन्स यूज करते हैं, फोन्स में जो हम यूज करते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। जब तक आपके फोन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं आएगी, ना तो आपको कोई कॉल आएगा, ना ही आपको कोई मैसेज आएगा, राइट। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और हम इसके बारे में बात करते हैं। लेट अस से, जैसे कि आई डोंट नो आप लोग अभी एक्सपीरियंस करते हो या नहीं, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है दैट हमारे घर में जब मैं छोटी थी तब टीवी होता था, और फोन में अगर किसी का फोन आने वाला है और फोन टीवी के पास पड़ा है, ठीक है, तो कॉल आने से पहले टीवी में कुछ डिस्टर्बेंस होती थी, ऐसे खच 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 होता था, और फिर हमें पता लग जाता था कि फोन आने वाला है, और एक्चुअली फिर फोन आ जाता था। ये क्या हुआ, ये हमें कैसे पता लगा, ये क्या हुआ, जादू है क्या? जादू नहीं है, साइंस है इसके पीछे। आई होप आप लोगों ने भी कभी ऑब्जर्व किया हो कि फोन जब टीवी के पास पड़ा होता है, अब तो थोड़े बहुत ज्यादा टेकी टीवीज आने लगे हैं, बट बेसिक जो टीवी होते हैं उसमें अगर फोन टीवी के पास पड़ा है तो फोन में कुछ खचखच होगी और फिर आपका फोन बजेगा, सॉरी टीवी में कुछ खचखच होगी और फिर आपका फोन बजेगा। तो वो एक छोटा सा टाइम स्पैन का गैप होता है उसके अंदर, और वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपका यहाँ पर टीवी है,
ठीक है, और लेटर से ये आपका फोन है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके पास भी आ रही है और इसके पास भी आ रही है, टीवी भी तो चल रहा है ना, यस, और आपका फोन भी चल रहा है। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है और ये टीवी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इसके पास ही है, तो एक डिस्टर्बेंस आ जाती है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो टीवी एक्सेप्ट कर रहा है। फोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है बच्चा, डिस्टर्बेंस हो जाती है। और इसमें जब वो डिस्टर्बेंस होती है तो वो हमें पता लग जाती है, जिससे हम ये सोच लेते हैं कि भाई अब फोन में पक्का कोई ना कोई कॉल या मैसेज आने वाला है। मैं तो ऐसे फाइंड आउट कर लेती थी कि आने वाला है बस, राइट, और उसके 1 या 2 सेकंड बाद आ भी जाता था। ऐसा नहीं होता था कि आई कुड टेक माई फोन एंड रन, नो, ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना टाइम नहीं देते हैं, बट एक छोटा सा गैप होता है 1 to 2 सेकेंड्स का। तो ये क्या हुआ, इस तरह से वेव्स बनती हैं, वेव्स बनती हैं, ठीक है, डिस्टर्बेंस से वेव्स बनती है। तो यार ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो हमें लगता है कि जादू है। हम डे टू डे लाइफ में इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वेव्स के एग्जांपल्स देखते हैं, बट कभी भी रियलाइज नहीं करते हैं कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही क्यूरियोसिटी आपको अपने अंदर लानी है, दैट आपको हर एक चीज का रीजन जानना है, राइट। जिस दिन ये आ जाएगी ना क्यूरियोसिटी, यू विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यस, क्योंकि आपको मन है यार, आपको नॉलेज गेन करने का मन है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट, यस। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैम आपको क्या बताना चाहती हैं, दैट इतना हमने वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ ही लिया है। अब मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एग्जैक्टली क्या होती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स तो आपने दे दिए, बट है क्या चीज, क्या है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे तो इसके लिए एक और एग्जांपल लो, एक पर्सन ले लो। मैंने क्या कहा, एक पर्सन है जिसके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब वो पर्सन क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड समझ लेते हैं। तो मैम यहाँ पर लिखती हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड में समझना क्या है, मैग्नेट से रिलेटेड है ना, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मैग्नेट से ही रिलेटेड होगा। मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्या होगा बच्चा, कि ऐसे मान लो आपके पास में 2 मैग्नेट्स पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट्स के होते हैं। अगर अभी तक नहीं पता है तो आगे पढ़ लोगे, बट आई गेस 9th 10th में थोड़ा सा आइडिया तो आपको लगा था, यस, पढ़ा था। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरह से आपकी मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, ये वो सब जानने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। जितना केमिस्ट्री में जरूरत है हम उतनी ही बात करेंगे। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब अगर आप यहाँ पर कोई भी पार्टिकल अगर आपका यहाँ पर पड़ा है, कोई भी पार्टिकल यहाँ पर पड़ा है, तो ये जो पार्टिकल है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। क्या फील्ड कर एक्सपीरियंस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो एक 2 मैग्नेट्स के बीच में जो फील्ड जनरेट होती है ना, और अगर कोई पार्टिकल वहां प्रेजेंट हो तो वो उस फील्ड को एक्सपीरियंस करता है और उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब ये जो मैग्नेट है, ये जो फील्ड है, ये क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है डिफरेंट चीजों को अपनी तरफ, राइट। सिमिलरली अगर आप इमेजिन करेंगे 2 चार्जेस, लेटर से यहाँ पर है Q1, ठीक है, और यहाँ पर लेटर से ये आपका चार्ज है Q2, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे दोनों चार्ज पार्टिकल है, लेटर से ये पॉजिटिवली चार्ज है एंड लेट्स से दैट दिस इज नेगेटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा, दैट ये जो Q1 चार्ज है इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ तक ऐसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड्स आ रही होंगी, राइट। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बारे में भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो मैम की स्पेलिंग बिल्कुल गलत हो गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो ये पार्टिकल जब तक इसकी फील्ड से बाहर रहेगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये पार्टिकल जो है वो इसकी फील्ड के अंदर चला जाए, लेटर से यहाँ चला गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की इसकी फील्ड के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो अब ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये इसकी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, अगर पॉजिटिव होता तो रिपल्सिव फोर्स, लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस करता, ठीक है। तो जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है ये क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होता है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब उसी स्टोरी पे चलते हैं। दैट लेट अस से दैट ये जो पर्सन है, एक इंसान मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है, स्माइल करा दूं, ठीक है। अब आपको इमेजिन करना है कि ये जो इंसान है ये ऐसे नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, और मस्त चली जा रहा है ये। जब ये इस तरह से हीरो बन के चलेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी कि ये किस किस पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, ये मैग्नेटिक, दैट इज जैसे आयरन वगैरह मेटल्स वगैरह होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब एकदम सुपर हीरो की तरह जब वो मूव करेगा तो इधर से आयरन और ये सब उसकी तरफ आएंगे, चार्ज पार्टिकल्स भी इसकी तरफ आएंगे जो ऑपोजिट चार्जेस के होंगे। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस पे भी फोर्स लगा रहा है और जो मैग्नेट्स हैं उन पे भी इसकी फोर्स लग रही है, राइट। तो ये जो है वो जब ऐसे मूव करेगा तो ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या हुआ मैम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे हुई, अब समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या होती है, इट इज एसोसिएटेड विद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही एसोसिएटेड होती हैं। यानी कि एक ऐसी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर पोजीशंस में। यानी कि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो लेट अस से दैट ये हमें पता है दैट एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, एक जेड एक्सिस होती है, यस कोई डाउट नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लेट अस से कि ये आपकी वेव का प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपकी वेव का प्रोपेगेशन डायरेक्शन है। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं अलग अलग पेन से बनाती हूँ ताकि समझ आए। तो ये जो ग्रीन कलर है ये आपकी वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, जो ऑरेंज कलर है लेट अस से वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, अगर हम इमेजिन करवाएं तो इस तरह से होंगे, ये यहाँ पर हो गया और ये ऐसे हो गया, सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक आउट ऑफ द प्लेन है, एक इस तरह से मूव कर रहा है और एक इस तरह से मूव कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑरेंज जो है, ऑरेंज को मैं इधर ले आती हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। ग्रीन इज लाइक दिस, तो ये ग्रीन जो है वो ऐसे है। अगर आप ऑरेंज देखेंगे तो ऑरेंज इज लाइक दिस एंड पर्पल इज लाइक दिस, राइट। तो ये मूवमेंट होती है वेव की, जहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर वेव एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर पोजीशंस के अंदर इस तरह से मूव करते हैं। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, क्लियर है ये। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। परफेक्ट, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, चलो यार लिखो पॉइंट्स। अब अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स क्या कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, दीज आर दी रेडिएशंस विद विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एसोसिएटेड। तो हम क्या बोलेंगे, दैट दीज आर दी electromagnetic radiations, electromagnetic radiations with which electric field and magnetic field are associated. Electric field and magnetic fields are associated. Magnetic fields are associated. कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि अभी हम समझ भी चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से एसोसिएटेड होती हैं। हम ये भी समझ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, राइट। परफेक्ट, तो ये डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो हमें कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेंगी, राइट। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने
जान ली, ठीक है। अब वेव्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, इन सब के बारे में हमें पता है, लेकिन वेव्स की ना कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमारी आगे की स्टडी करने से पहले हमें नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो चलो अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अपने पास में आपको लिखना है दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ठीक है। ये सब आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है। तो मैं पहले ये रेज कर देती हूँ। अब हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। चलो यार लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, ठीक है, परफेक्ट। अब अगर आप एक वेव की बात करेंगे तो वेव होती कैसे, देखा था ना, पानी के अंदर ऐसे 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 आपका बनता है जब भी आप एक कुछ भी पेबल उसके अंदर डालेंगे, राइट। तो बस वही है। अगर आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की बात करेंगे तो जो एक वेव होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये मैम ने क्या किया, ये मैम ने आपके सामने एक वेव बना दी, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको यूज करके हम अपनी सारी स्टडीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज योर वेव लेंथ, ठीक है। हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, हम वेव लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, हम एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, हम वेव लेंथ के बारे में ओके वेव लेंथ हो चुका है, हम वेव नंबर के बारे में पढ़ेंगे, हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो वन बाय वन हर एक का डिस्कशन करेंगे। अब अगर आपके सामने वेव लेंथ की बात की जाए तो वेव लेंथ बेसिकली है क्या, वेव लेंथ और कुछ नहीं बताता है बच्चा। वेव लेंथ आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके पास में एक वेव है, उसकी लेंथ कितनी है। एक वेव की लेंथ, मैम वेव की लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब वेव तो चलती रहती है ना ऐसे 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 ऐसे, तो आप उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखते हैं, अगर आप वेव की लेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैम ने बताई नहीं है कि अगर आप देखेंगे तो वेव के अंदर एक इस तरह से पॉजिटिव पार्ट होता है और एक इस तरह से नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। तो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो अगर आप एक वेव कंप्लीट की बात करेंगे कि एक वेव कंप्लीट कब हुई, तो आप क्या बोलेंगे बच्चा कि यहां से शुरू हुआ और जब यहां पे खत्म होता है तो उसे कहते हैं कि एक वेव कंप्लीट हो गई है। एक वेव कंप्लीट हो गई है, मैम समझ नहीं आ रहा। अब समझो, जब एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला कंप्लीट हो जाता है तो आप उसे कहते हो कि ये एक वेव कंप्लीट हुई है, इसको एक वेव कहते हैं। बट अब क्वेश्चन आएगा कि मैम जब हम एक वेव को देखते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे चलती रहती है, तो मैं ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसे ही हो सकता है कि मेरी वेव ऐसे शुरू हो जाए, तो मैं फिर कैसे लेंथ ढूंढूंगा या ढूंढूंगी, बताओ यार। तो अब देखो यार, आपको मैंने बोला ना कि कहीं से भी देख लो पॉजिटिव से नेगेटिव तक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों मिलकर आपको एक वेव कंप्लीट करके देते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां से लेके यहां तक मेजर कर सकते हैं, राइट। ऑल्सो आप कह सकते हैं कि यार यहां से लेके ये कंप्लीट हुआ, यहां तक इसकी लेंथ है, राइट। तो आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मैम इसमें हम कैसे मेजर करेंगे, तो देखो यहां से नहीं कर सकते तो यहां से कर लो, एक नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट आ गया, लेकिन मुझे पॉजिटिव पार्ट भी चाहिए, तो ये मेरा पूरा नेगेटिव और ये मेरा पूरा पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया, तो ये जो है, ये जो इतनी चीज है ये मेरे को क्या दे देगी, एक वेव दे देगी। तो एक कंप्लीट वेव कब होती है, जब एक पॉजिटिव वाला पार्ट और एक नेगेटिव वाला पार्ट मिलते हैं। और जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है बच्चा क्रेस्ट, इसका एक नाम होता है जिसे बोला जाता है क्रेस्ट। और अगर आप यहां पर इसकी बात करेंगे तो इसे कहा जाता है ट्रफ। क्या कहा जाता है, ट्रफ।
तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से मिलकर क्या बनता है, आपका एक वेव बनती है, राइट, परफेक्ट। और इसी वेव की जो लेंथ होती है, कंप्लीट लेंथ ऑफ वन पर्टिकुलर वेव, द लेंथ ऑफ वन पर्टिकुलर वेव इज नोन एज योर वेव लेंथ। तो यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं दैट वेवलेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया। ऑल्सो आप और कैसे बोल सकते हो कि वेवलेंथ क्या होता है, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड आप इसको कैसे बोल सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। जैसे कि अगर आप इस क्रेस्ट से लेकर इस क्रेस्ट के बीच का अगर डिस्टेंस देखोगे, यानी कि अगर मैं ये इतने पार्ट की बात करती हूं बीच से, यानी कि यहां से यहां तक, अगर हम दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये भी आधी आ रही है और ये भी हाफ आ रही है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं दैट हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस, यानी कि पूरा का पूरा क्रेस्ट हो गया और ये बीच में पूरा का पूरा ट्रफ हो गया, राइट। तो जो लेंथ होती है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज नोन एज अ लेंथ ऑफ द वेवलेंथ, or the distance between two consecutive troughs is known as the wavelength of the wave। तो यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं that distance between two consecutive crests or troughs is known as wave length। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा, परफेक्ट। नेक्स्ट यहां पर क्या बोलेंगे हम, वेव लेंथ के बारे में हमें समझ आ गया है, राइट। अब आप अगर यहां पर वेव लेंथ के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो क्वेश्चन आता है कि मैम वेव लेंथ जो होती है उसको हम मेजर कैसे करेंगे, मतलब चलो मेजर कर लिया, वेवलेंथ कितनी बड़ी होगी। अगर आप वेव्स की बात करेंगे ना तो बहुत ही छोटी छोटी वेव्स होती हैं, राइट, ऐसे मूव करती रहती हैं, तो उसके बीच में अगर आप वेवलेंथ की बात करेंगे तो वो भी तो बहुत छोटा होगा, यस। तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या पता चला दैट जो वेवलेंथ होती है वो सबसे पहले सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थर्ड पॉइंट, वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वेवलेंथ को, बाय लैम्डा। ये जो सिंबल है ये आप पूरा टाइम यूज करने वाले हैं, चाहे केमिस्ट्री ले लो चाहे फिजिक्स ले लो, ये आप पूरा टाइम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका वेवलेंथ का सिंबल होता है विच इज नोन एज लैम्डा, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनिट्स की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट जो होगी आपकी वेवलेंथ की वो क्या होगी यार, हमें पता है दैट एसआई यूनिट इज द एमकेएस सिस्टम, जहां पे लेंथ जो होती है वो मीटर में ली जाती है, राइट। तो यानी कि एसआई यूनिट उसकी मीटर में होगी, और अगर आप सीजीएस यूनिट पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन ये जो यूनिट्स है ना बहुत बड़ी हैं यूनिट्स। अगर आप वेव की बात करेंगे तो बहुत छोटी वेव होती है, तो जो जनरली हम यूज करते हैं यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, वो हम यूनिट्स बहुत छोटे छोटे यूनिट्स यानी कि पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब यूनिट्स यूज करते हैं, जो हम जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा आगे। सारे के सारे यूनिट्स कौन से होते हैं, कैसे उनको हम इंटर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यही इंटर कन्वर्जन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इन कैलकुलेशंस में। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, राइट। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी तक आपको बस यही समझना है कि अगर एसआई यूनिट में फाइंड आउट करना है तो मीटर, अगर सीजीएस में करना है तो सेंटीमीटर में ही। लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो जनरली क्योंकि बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं तो इसमें आपको दी जाती है, फिर आपको यहाँ से यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्जन हम अभी जल्दी ही इनके बारे में बात करने वाले हैं। परफेक्ट। तो वेवलेंथ के बारे में हम सब कुछ समझ चुके हैं। वेवलेंथ क्या है, किसी भी वेव की कंप्लीट लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है उसको लैम्डा से। कोई भी
दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली वेवलेंथ ही होती है, राइट। तो वो हमने वेवलेंथ लिख दी। तो इस तरह से हमने वेवलेंथ के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यार एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड क्या है चलो देखेंगे इसके बारे में। पहले मैम इसे इरेज कर देती हैं। अब हमें क्या समझना है, ओके ये मैम ने गलती से इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड क्या है, एक वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है मैम। जब भी आप एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो यार सुना है, जब भी वो समंदर में लहरें आती हैं या तूफान आता है तो हम क्या कहते हैं, हम तो क्या ही कहते हैं, रिपोर्टर्स क्या कहते हैं, रिपोर्टर्स कहते हैं ना कि इतने मीटर की वेव आई थी, इतने सेंटीमीटर की वेव आई थी। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली आपके एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। जो वाटर से वेव्स बनी थी उसके एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कितनी लंबी वेव थी, लंबी वेव से मेरा कहने का मतलब है ये जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चा, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर आप यहाँ पर क्रेस्ट की बात करोगे तो क्रेस्ट के अंदर कितनी हाइट है क्रेस्ट की, वो आपका एम्पलीट्यूड होगा। वहीं पर अगर आप ट्रफ की बात करेंगे तो कितना डेप्थ है ट्रफ का, वो आपकी हाइट ही कहलाएगी, वो आपका एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा, राइट। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली आपको सिर्फ ये बताता है कि कोई भी एक क्रेस्ट या ट्रफ कितनी ऊंचाई पर गया है, राइट। लेट अस से मैंने ये वेव इस तरह से बनाई तो आपने इसकी ये हाइट देखी, ये हाइट क्या होगी, इसकी एम्पलीट्यूड होगी। लेट अस से मैंने एक ट्रफ बनाया जो इस तरह से बनाया तो आप कहोगे यार ये कितना डेप्थ है इसका नीचे, वही तो होगा इसका एम्पलीट्यूड, यस। तो अब आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखनी है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ अ ट्रफ, ठीक है। तो लिख देते हैं हाइट ऑफ अ क्रेस्ट, हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ, तो ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, परफेक्ट। तो ये सिंपल आपका एम्पलीट्यूड होता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी से बेसिकली क्या मतलब है, चलो इसको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका सिंबल होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका नाम होता है न्यू, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है और इसको न्यू कहा जाता है, परफेक्ट। तो यहां से मुझे फ्रीक्वेंसी समझ आ जाएगा। अब देखो यार, फ्रीक्वेंसी वर्ड हमने बहुत बार सुना होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सबको संडे बहुत पसंद है, बिल्कुल पसंद है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल पता होगी कि एक वीक में संडे की फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैम एक ही बार आता है, एक वीक में संडे कितनी बार आता है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, दैट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार कोई चीज हो रही है, कितनी बार, मैं ऐसे लिख दूं कितनी बार कोई भी एक पर्टिकुलर चीज कितनी बार हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैंने पूछा संडे की एक वीक में कितनी फ्रीक्वेंसी है बच्चा, आप कहोगे मैम एक होती है, राइट। नेक्स्ट मैम पूछ ले कि एक वीक में बच्चा मंडे की कितनी फ्रीक्वेंसी है, आप बोलोगे मैम एक होती है, राइट। देखा, मंडे के लिए मूड डिफरेंट था, संडे के लिए मूड डिफरेंट था, बट फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम है ना, फिर क्यों ऐसा, परफेक्ट, ये समझ आया होगा। अब अगर मैम पूछती है कि एक मंथ में संडे की कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो आप बोलोगे मैम 4 से 5 होती है, 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, वी डोंट नो, एक मंथ में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5। सिमिलरली मंडे के लिए पूछूंगी तो कहोगे मैम 4 से 5 बार होती है, तो वही मंडे सुनते ही 4 से 5 बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो वही चीज होती है कि कोई भी चीज कितनी बार होती है एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो अब वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, मान लो मैंने एक ना पॉइंट रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूं कि वेव ऐसे आ रही है, वेव ऐसे चल रही है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रही है आगे आगे। मैं बोलती हूं कि इस एक पॉइंट जो मैंने बनाया है, इस पॉइंट में से 1 सेकंड में
एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो गई वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मुझे पता है कि एक वेव एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर बनती है, यानी कि ये इतना पार्ट जो है ये पूरा एक कंसिडर किया जाएगा। तो ये कितना इस पॉइंट में से एक सेकंड में पास हो गया, वो होगी क्या, फ्रीक्वेंसी। वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। दैट एक पर्टिकुलर सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। राइट, परफेक्ट। इसके बारे में पॉइंट्स में लिखवा दूंगी, डोंट वरी, अभी सिर्फ समझ लो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नेक्स्ट क्या बोला, फ्रीक्वेंसी के बाद में बात आती है उसकी यूनिट की। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स जो होती है ना, वो क्या होती है, एक वेव यानी कि एक साइकिल। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है दैट इज योर सीपीएस। सीपीएस क्या होता है, इट इज साइकिल पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं, सीपीएस का मतलब है कि भाई कितनी साइकिल पर सेकेंड हुई है। समझ भी तो आ रहा है, यस। और क्या बोला जाता है, ऑल्सो इसको बोला जाता है, एक और यूनिट यूज की जाती है पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड भी होता है। नेक्स्ट एक और यूनिट यूज की जाती है दैट इज योर हर्ट्ज। हर्ट्ज जो साइंटिस्ट ने हमें फ्रीक्वेंसी दिया उनकी रिस्पेक्ट में हर्ट्ज यूनिट दी जाती है, ठीक है। तो ये यूनिट्स जनरली आप फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी समझ आ गया है तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second is known as frequency, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया वो हमें समझ आ गया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि यार उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, तो उसकी यूनिट्स होती हैं, एक सीपीएस होती है विच इज साइकिल पर सेकंड, पर सेकंड भी बोला जाता है, एंड ऑल्सो इट इज गिवन एज हर्ट्ज, ठीक है, परफेक्ट। ये चीज समझ आ गई। तो अब हम इसके आगे क्या बात करने वाले हैं, चलो यार थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अब मैम आपको क्या बोलना चाहती है, मेरा डस्टर, परफेक्ट, इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, दैट सोचो, वेव लेंथ मुझे पता है कि कितनी लंबाई है, ठीक है, मुझे ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, दैट मान लो किसी में बहुत एनर्जी है, एक ऐसी वेव है जिसमें बहुत एनर्जी है और एक ऐसी वेव है जो सुस्त है एकदम। तो दो बच्चों की तरह समझ लो, एक बच्चा है जिसमें बहुत फुर्ती है, बहुत एनर्जी है, भाई पूरा मतलब भागना चाहता है, कूदना चाहता है, सब करना चाहता है, और एक बच्चा है जो शांत है एकदम, बस जिंदगी हो गई है पूरी, अब और कुछ नहीं, है ना, इस टाइप का। तो जिसमें एनर्जी है वो बहुत जल्दी 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 भागेगा, लेकिन जिसमें एनर्जी नहीं है वो बहुत सुस्त है, वो ऐसे चलेगा नॉर्मल, राइट। आजकल मेरी हालत ऐसी हो रखी है, तो ऐसा ही है। अब अगर आप सेम यही चीज सोचोगे तो ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। अब जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी वो वेव इसमें से फटाफट फटाफट पास होगी, राइट। वहीं पर जिसमें ज्यादा एनर्जी नहीं है वो आराम आराम से पास होगी, धीरे धीरे धीरे। तो आप क्या कहोगे, दैट जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वेव्स इस पॉइंट में से पास हो पाएंगी, उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। जितनी कम एनर्जी होगी वेव की उतनी कम वेव्स पास कर पाएंगी एक सेकंड में, और उतनी ही कम एनर्जी होगी। यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चा किसके, फ्रीक्वेंसी के, विच इज योर न्यू। ये क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर ये रिलेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिस्कस करूंगी तो समझ आ जाएगा, राइट। इसको हम बाद में प्लैंक्स कांस्टेंट के थ्रू भी समझेंगे, यस। तो प्लैंक साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन दिया था, जिसकी डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन अभी इस पॉइंट पे ये समझाना वाज बेटर, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मैं कह सकती हूँ दैट एनर्जी जो है वो मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब और क्या समझना है, और समझो यार। अब समझो कि ये पॉइंट है
1 सेकंड में इसमें से सब पास होना है, मुझे फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरी एक वेव है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक वेव है जिसकी लेंथ बहुत कम है, जब इस पॉइंट में से दोनों वेव्स निकलेंगी तो सोच के देखो कि 1 सेकंड में कौन सी वेव ज्यादा निकलेगी। कौन सी निकलेगी? जिसकी लेंथ जो होगी वो कम होगी, यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी ये वाली वेव ज्यादा नंबर में निकल जाएगी इसमें से 1 सेकंड में, जबकि ये लंबी है तो इसको टाइम लगेगा निकलने में। अरे यार ऐसे ही समझ लो ना, मान लो कि ये लंबाई की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक छोटा चौक ले लेती हूं मैं, हाँ ठीक है, ये एक छोटा चौक है, ये पूरा लंबा है, ठीक है। अगर एक पॉइंट में से निकलना है तो ये तो ऐसे तो 4, 5, 6, 7 निकल जाएंगे, लेकिन ये लंबा है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये निकलेगा, फिर दोबारा इसी की लेंथ का निकलेगा। तो यानी कि 1 सेकंड में जो जिसकी लंबाई ज्यादा होती है वो कम निकलता है, और जिसकी लंबाई छोटी होती है वो ज्यादा निकलता है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट जो फ्रीक्वेंसी है, मैं इरेज कर दूं ये वाला पार्ट, इरेज कर देती हूँ, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, सॉरी जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यानी कि ये तो इनवर्सली रिलेटेड होने चाहिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ दैट द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो अब आप क्या देख रहे हो कि आपने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, आपने एक ये रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया। अगर आप इन दोनों रिलेशंस को यूज करो एक साथ तो आप क्या कह सकते हो, दैट जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एज वेल। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिट टू मेमोरी, हैशटैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहां से हमें समझ आया कि एनर्जी जो है किसी भी वेव की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के, जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी हम समझ लेंगे कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसको अपने पास जरूर लिखिए। चलो यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे यार वेलोसिटी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हमने फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, वेवलेंथ की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेलोसिटी लिख लेते हैं, परफेक्ट। हेडिंग लिखते हैं वेलोसिटी। अब आपको वेलोसिटी में समझना क्या है, ठीक है। किसी भी वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेलोसिटी होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है। लिख लो अपने पास कि वेलोसिटी जो होती है इसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ EMR इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है भाई। वेलोसिटी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, हमेशा हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। अब अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। इस तरह से हम स्पीड निकालते हैं या वेलोसिटी निकालते हैं। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ इज योर डिस्टेंस, दैट इज योर लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम, राइट।
और अगर आप यहाँ पर t लिखते हो तो जल्दी से याद करो कि फ्रीक्वेंसी क्या होता था बच्चा, फ्रीक्वेंसी क्या होता था, फ्रीक्वेंसी वॉज 1/टाइम, राइट। 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स पास कर रही हैं, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी इज 1/t, यस। तो 1/t को मैं v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू लिख सकती हूँ और यही मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमेशा c के इक्वल होती है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्लियर है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप ये रिलेशन एक और तरह निकाल सकते थे, कैसे? हमने अभी लास्ट अपने नोट्स में देखो पीछे हमने डिस्कस किया था दैट न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वेवलेंथ, राइट। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पर क्या लगता है, c, दैट इज योर स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा जो है वो आ गया आपके पास। तो ये है आपकी स्पीड। अब यहां से आप क्या देख सकते हो दैट ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो यानी कि वही चीज होगी यार, अगर आप 16 को कांस्टेंट कर दोगे तो अब अगर मुझे पता है दैट 16 इज इक्वल टू 4 × 4, अब मुझे सेम ही वैल्यू रखनी है, मुझे ये तो सेम रखना है। अगर ये 16 रहेगा और मैं मान लो इसको बढ़ा दूं, इसको मैं 4 से 8 कर दूं, तो मुझे पता है कि मुझे 16 चाहिए एंड में, तो यानी कि मुझे यहाँ पर हमेशा इस नंबर को छोटा ही करना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि एक बढ़ेगा तो छोटा, दूसरा वाला कम ही होगा। तो सेम चीज यहाँ पर है, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, अगर c कांस्टेंट है तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको घटना पड़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसको घटना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं दैट न्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू योर वेवलेंथ, क्लियर है। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है वो आपको देता है c वेलोसिटी व्हिच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। प्लीज इसको अपने पास लिख लीजिए, मैम आपको लिखवा रही हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखवा देते हैं। Unlike, ये सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए दैट अनलाइक द मैटर वेव्स all the electromagnetic radiations travel with the same velocity. All the electromagnetic radiations travel with the same velocity, that is equal to 3 × 10⁸ meter per second, which is equal to the speed of light, ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है। चलो यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो हमने अब तक सारी चीजें समझ ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं दैट द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज बट सेम वेलोसिटी। यहाँ पर लिख लीजिए, मैम इरेज कर देती है, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस have different wavelengths, different electromagnetic radiations have different wavelengths and different frequencies but the same velocity, क्लियर है, परफेक्ट, ये समझ आया। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेव नंबर, ठीक है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, वेव नंबर की। तो आप अपने पास टॉपिक लिख दीजिए, वेव नंबर। अब क्वेश्चन आता है कि वेव नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, विच इज लैम्डा, इस तरह से न्यू बार को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर को, ठीक है। अब वेव नंबर है क्या, इसको समझते हैं। आप ये चीज समझिए कि आपके पास में एक वेव है, ठीक है, लेट अस से ये एक वेव है जिसकी लेंथ आपको पता है कि ये x मीटर्स है, ठीक है, x मीटर इसकी वेव लेंथ है, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ दैट मैंने आपको एक डिस्टेंस दे दिया विच इज योर 1 मीटर। मैंने क्या डिस्टेंस दे दिया, 1 मीटर का, 1 मीटर का डिस्टेंस मैंने दे दिया, और मैं पूछ रही हूँ कि ये जो आपकी x मीटर वेव है ये इस 1 मीटर में कितने नंबर्स में आएगी, तो यानी कि 1 मीटर के अंदर
1 मीटर के अंदर एक पर्टिकुलर वेव कितनी आ सकती है, कंप्लीट वेव्स कितनी आ सकती है, दैट इज योर वेव नंबर। यानी कि ये तो मैंने 1 मीटर बोल दिया, कई बार आपसे बोल दिया जाएगा 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, मतलब वो डिपेंड करता है, यूनिट बदल सकती है, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको दे दिया कि इसके अंदर टोटल कितनी वेव्स आएंगी, वो आपका वेव नंबर होता है, राइट। तो यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दैट वेव नंबर क्या है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे दो, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी टोटल वेव्स आ सकती हैं। तो आप लिख सकते हैं दैट वेव नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ वेव्स, wave number is the total number of waves in unit length, ठीक है। तो क्या हो गया, वेव नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ, राइट। अब अगर आप वेव नंबर के फॉर्मूला की बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/λ, ये इसका फॉर्मूला होता है 1/λ, राइट, परफेक्ट। तो यानी कि यहां से अगर मैं उस रिलेशन पे जाऊं दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो यहां पर अगर आपको वेव नंबर की टर्म्स में एक्सप्लेन करना है तो कैसे करोगे, c बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू, 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, तो c इंटू वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू। तो ये एक नया रिलेशन हमारे पास में आ गया, विच इज c इंटू वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू, राइट। इसको भी हैशटैग लगा लो, अपने पास लिख लो, कमिट टू मेमोरी कर लो, बट आई वुड से याद करने की जरूरत नहीं है। ट्राई करो कि खुद से समझो और खुद से डिराइव करने की कोशिश किया करो, याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज को, क्लियर है, परफेक्ट। तो इस तरह से आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यार, अब अगर आपको इतनी चीजें समझ आ गई हैं तो अब हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। याद है इनिशियली जो हमने बात की थी, तो अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो इसको मैम इरेज कर देंगी, अब मैम इसको इरेज करेंगी। अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमें पता है दैट जो एनर्जी होती है, चलो इससे पहले ना आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी दैट जब भी आप किसी की भी एनर्जी की बात करेंगे तो उसके लिए आपको फोटॉन्स और ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले एनर्जी की रिलेशन हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम समझेंगे कि फोटॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर, इमेजिन करो कि आपके पास में एक पैकेट है, ठीक है, उस पैकेट में कुछ एनर्जी है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में 10 पैकेट है, तो डिफरेंट पैकेट्स है ना, उनकी एनर्जीज आपको पता है। तो हर एक पैकेट जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका फोटॉन कहलाता है। हर एक पैकेट क्या कहलाता है, फोटॉन कहलाता है। तो फोटॉन क्या है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। हर एक पैकेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है और उसे कहा जाता है एक फोटॉन, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि जो डिफरेंट पैकेट्स हैं, इमेजिन छोटे बहुत सारे पैकेट्स हैं, सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है लेकिन डिफरेंट पैकेट्स है, तो हर एक पैकेट को आप क्या बोलोगे, फोटॉन बोलोगे, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात करोगे तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है, मुझे पता है दैट एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस मैम, ये हम पढ़ के आए थे कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना जल्दी वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो पाएगी, यानी कि उसकी उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप ये कांस्टेंट हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हो, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू h न्यू हो जाता है। जहां पर जो h है वो क्या होता है आपका, इसे कहा जाता है योर प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, परफेक्ट। अब इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, पहली बार मैम बोलेंगी कि ये चीज याद कर लो, राइट, क्योंकि बार बार यूज होगी तो याद रहनी चाहिए। कभी भी क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दी होती, ठीक है। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड जो होता है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है।
ओके मैम ने यहाँ पे स्पेलिंग प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता चल गई। यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट अगर आपको न्यू ना दिया हो और वेवलेंथ दी हो तो आप एनर्जी वेवलेंथ में कैसे निकाल सकते हैं, यू नो दैट C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम यहां से न्यू की वैल्यू देखें तो C बाय लैम्डा हो जाएगा, यस। तो ये वैल्यू जो है वो मैं यहां पुट कर सकती हूं, तो यानी कि जो मेरी एनर्जी ऑफ अ फोटोन आएगा दैट विल बी इक्वल टू H C बाय लैम्डा। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया मेरे सामने जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये आपके बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली चीजें हैं। तो हर एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, अगर वेवलेंथ दी है तो वेवलेंथ की टर्म्स में होगी। अब अगर मैं बोलती हूँ कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेट अस से दैट नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू n, कैपिटल N। तो आपके जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो कैपिटल N है, तो आपकी एनर्जी कितनी होगी बच्चा, एनर्जी दैट इज योर एनर्जी ऑफ फोटॉन, टोटल एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू, टोटल लिख देती हूँ यहाँ पर, टोटल एनर्जी हो जाएगी जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स है दैट इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, राइट, यस। तो ये हो जाएगा n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कितना हो जाएगा h न्यू, और वी कैन से NH न्यू और वी कैन से NHC बाय लैम्डा। क्लियर है? तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जीज ऑफ डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। टोटल आप एनर्जी इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, वो ऐसे छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स दैट इज योर फोटॉन्स से मिलकर बनती है। इसलिए जब आप टोटल एनर्जी निकालते हैं तो आप इस तरह से निकालते हैं कि कितने फोटॉन्स हैं इनटू HC बाय लैम्डा। क्लियर है? परफेक्ट। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। n is the number of photons, the greater the number of photons, the greater is the intensity. yes, ये तो हमें पता ही है। परफेक्ट, यस। तो चलो यार अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन्स की बात करें तो क्या क्या यूनिट कन्वर्जन्स होती है, मैंने बोला था ना कि यूनिट कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। यस, तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है यार, ध्यान से देखो। अगर आपको बोला जाए 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर्स, ठीक है। अगर आपको बोला जाए 1 नैनोमीटर तो यानी कि दैट मीन्स योर 10⁻⁹ मीटर्स। अगर आपको बोला जाए 1 एंगस्ट्रॉम तो यानी कि दैट मीन्स 10⁻10 मीटर्स। क्लियर है? तो ये रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपको बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होंगे। जब हमने मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने आपको ये यूनिट्स बताए थे और इनके कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अगर आप इन दोनों रिलेशंस को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे दैट अगर आप यहाँ पर देखें तो 10⁻⁹ मीटर्स इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, राइट। तो यानी कि यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ दैट 10⁻12 मीटर्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर, है ना। अगर मैं इसको 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर कर दूं, अब मैं क्या बोल सकती हूँ दैट 10⁻⁻9 मीटर्स इज इक्वल टू 1/10⁻3, यहाँ पर पिकोमीटर्स आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू 10⁻3 पिकोमीटर्स, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो 10⁻⁻9 किसके इक्वल है, 1 नैनोमीटर के इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं दैट 1 नैनोमीटर जो होता है दैट इज योर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 पिकोमीटर्स। तो यहाँ से हम इस तरह से अगर हमें ये रिलेशन पता है तो हम इनके बीच में भी आपस में रिलेशंस निकाल सकते हैं। यस, तो ये यूनिट कन्वर्जन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको नैनोमीटर और पिकोमीटर के बीच में रिलेशन बताया है, यू हैव टू गिव मी क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन पिकोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम।
and you have to find the relation between नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम के बीच में भी आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने ये किया सेम उसी तरह से करो। मैंने किया क्या, मैंने पहले ही बोल दिया कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल है, 1 पिकोमीटर में। फिर मैंने नैनोमीटर, मुझे पता था इतना होता है, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद में 1 नैनोमीटर को यहीं रखा, इसको इतने को यहाँ रखा, इसको इधर ले गई, तो ये किसके इक्वल था, 1 नैनोमीटर के इक्वल, तो 1 नैनोमीटर लिख दिया और ये यहाँ पर मेरी वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके देखना है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। परफेक्ट। तो चलो यार, इस तरह से आप यूनिट कन्वर्जन्स कर सकते हैं।